जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं नेशनल एग्रीकल्चर चैनल। आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए परीक्षा जो 2013 में हुई थी, उस पेपर को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, 50-50 क्वेश्चन करके। तो आज हम केवल 50 प्रश्नों पर ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 जो है, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए भू परिष्करण क्रियाएं, ऑप्शन बी तृणनाशियों का प्रयोग, ऑप्शन सी है घनी बुआई, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आप बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दिया है भू परिष्करण क्रियाएं, मतलब टीलेज की बात किया है, तो टीलेज है। ऑप्शन बी है तृणनाशियों का मतलब जो है हर्बिसाइड, जो बीडीसाइड है, खरपतवार नाशी दवाएं हैं, उनका प्रयोग। और ऑप्शन सी है घनी बुआई, मतलब घना घना बो देना, मतलब बीजों की मात्रा बढ़ा देना। जितना खेतों में बुआई करने उससे बीज की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा देना, जैसे पौधे अधिक अधिक पास में उगे। और ये सब बताना है कि उपरोक्त डी इसमें कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं आप इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आप बताइए कमेंट करके, हम इसको बताएंगे सबसे लास्ट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, केले का अचानक पकना किसकी वृद्धि के साथ होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, सॉरी, ऑप्शन ए है ऑक्जिन, ऑप्शन बी है इथाइलिन, ऑप्शन सी है जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन डी है साइटोकाइनिन। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है जो केले के लिए अचानक पकने के लिए होता है। तो इसका सही ऑप्शन है इथाइलिन। इसका सही ऑप्शन है इथाइलिन। इथाइलिन आप जानते हैं CH2 इक्वल टू CH2, इसका जो फार्मूला होता है CH2 बराबर CH2, इथाइलिन। यह एक वाष्पशील गैस है। इथाइलिन एक वाष्पशील गैस है जिसको 1971 ईस्वी में हार्मोन्स के रूप में लाया गया, हार्मोन्स के रूप में लाया गया। यह पौधों में, जो इथाइलिन गैस है, यह पौधों में मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल से संश्लेषित होता है। इथाइलिन जो है मेथियोनिन नामक एमिनो अम्ल से संश्लेषित होता है। इथाइलिन का जो काम होता है, ये सेल परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। सेल परमेबिलिटी मतलब कोशिका पारगम्यता को बढ़ा देता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पौधों में सूखा प्रतिरोध किससे संबंधित है। सूखा प्रतिरोध, ड्रॉट रेजिस्टेंट की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन बी है धनात्मक वाटर पोटेंशियल, ऑप्शन सी है पानी के अधिकता से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ड्रॉट रेजिस्टेंट की बात की जाएगी तो ऋणात्मक मतलब माइनस की बात होगी। जो वाटर पोटेंशियल है, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ए सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल रूप में तैयार किया गया है। कौन सा एंजाइम सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में तैयार किया गया। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी यूरिएज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिएज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन सी यूरिएज। यूरिएज जो है 1926 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में जेम्स वी समनर ने बताया था। क्या बताया था कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो यूरिएज एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। यूरिएज एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। यह बात बताई थी जेम्स वी समनर ने सन 1926 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा यूरिएज। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वो बीज जिनका जीवन काल 15 से 100 वर्ष या उससे अधिक होता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है मीजोबायोटिक, ऑप्शन बी मैक्रोबायोटिक, ऑप्शन सी माइक्रोबायोटिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मीजोबायोटिक, तो ऑप्शन बी मैक्रोबायोटिक, और ऑप्शन सी माइक्रोबायोटिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा, चूंकि यहाँ 15 से 100 वर्षों की बात हो रही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो माइक्रो की बात हो रही है, इसको बताया था EH रॉबर्ट्स ने। EH रॉबर्ट्स ने बताया था। क्या बताया था कि जो बीजों का जो जीवन के आधार पर, जिनका जो दीर्घायु के आधार पर वर्गीकरण किया था, 3 भागों में वर्गीकरण किया था। पहला था माइक्रो, दूसरा था मीजो, तीसरा था मैक्रो।
देखिए माइक्रो की बात करें तो जो जिन बीजों की अवधि जीवन अवधि जो होती है 3 वर्ष से कम होती है उसे माइक्रो कहते हैं, उसे माइक्रोबायोटिक कहते हैं। और जिन बीजों की अवधि जो जीवन अवधि है वह 3 से 15 वर्ष तक होती है, 3 से 15 वर्ष के बीच होती है उसे मीजोबायोटिक कहते हैं, उसे मीजोबायोटिक कहते हैं। लेकिन जिन बीजों की अवधि 15 से अधिक होती है, 15 से अधिक मतलब 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, तो उन बीजों को मैक्रोबायोटिक कहा जाता है। यह बात कही थी E.H. रॉबर्ट्स ने। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा माइक्रोबायोटिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन से एक जल में घुलनशील निम्न में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन बताना है। तो विटामिन खोज FW वेंट ने किया था। यहाँ बताना विटामिन से 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी सी। तो 4 ऑप्शन बताना है। तो आप जानते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन मतलब जो जल में घुलनशील है उसका ट्रिक एक होता है WBC। WBC का मतलब यहाँ W से वाटर है, B का मतलब है विटामिन बी और सी का मतलब है विटामिन सी। तो यहाँ ऑप्शन में सी भी मतलब बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है। अब देखना ये है कि या तो इस क्वेश्चन पेपर में मिस प्रिंटिंग हुई हो या फिर विवादित प्रश्न ही रहा हो, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं ना, बी भी है सही और सी भी सही है, तो दोनों में से कोई सही नहीं हो सकता है, एक ही सही होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जो है प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है जिसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है जिससे स्कर्वी रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? पौधा किसकी अधिकता से मुरझा जाता है? ऑप्शन ए है अवशोषण एब्जॉर्बेशन, ऑप्शन बी है श्वसन रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी है वाष्पीकरण एवापोरेशन, ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन आप जानते हैं पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकल जाना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहलाता है। आप जानते हैं यहाँ अधिकता की बात की, जब जल अधिक निकल जाएगा, पानी पौधों से अधिक निकल जाएगा तो स्वाभाविक ही पौधा सूख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आरा मक्खी किस फसल का प्रमुख कीट है? आरा मक्खी किस फसल का प्रमुख कीट है? सॉफ्लाइज। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया गया है सरसों, ऑप्शन बी दिया है मसूर, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है धान। तो बताना इसका सही जवाब कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरसों। जो आरा मक्खी है सरसों में लगती है। आरा मक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है अथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा, अथालिया ल्यूगेंस प्रोक्सिमा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। सरसों में एक और कीट लगता है जो है कि एफिड, बहुत खतरनाक कीट होता है एफिड। एफिड का वैज्ञानिक नाम है लिपाफिस एरिसाइमी, लिपाफिस एरिसाइमी। एफिड बहुत खतरनाक कीट है, ये मतलब रस चूस लेता है, उसके तना से जो है पत्तियों से रस चूसता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक प्रेडेटर काम में लाया जाता है, उसका नाम है कॉक्सिनेला सेम्टम पंक्टाटा। ये जो है लेडी बर्ड बीटल होता है। तो और दूसरा है जैसे मसूर में देखें तो मसूर में भी कुछ खतरनाक कीट लगते हैं, जैसे है कटवर्म है, पॉड बोरर है, एफिड है, व्हाइट फ्लाई है, टर्माइट है। कपास की बात करें तो इसमें बॉलवॉर्म जो है बहुत खतरनाक कीट होता है। बॉलवॉर्म में 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे आपका एक होता है अमेरिकन बॉलवॉर्म, स्पॉटेड बॉलवॉर्म और जो है पिंक बॉलवॉर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। और धान की बात करें तो इसमें जैसे टिड्डा है, ग्रासहॉपर है, गंधी बग है और ये खतरनाक कीट होते हैं धान के। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चना फसल की किस अवस्था में नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए है जमाव की अवस्था, जर्मिनेशन स्टेज, ऑप्शन बी है फली बनने की अवस्था, पोड स्टेज, जो फली जो है पोड बनती है तब नुकसान पहुंचाता है, ऑप्शन सी है जो परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका बताना है इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन बी फली बनने की अवस्था।
हेलिकोवर्प में आप जानते हैं, इसी को अमेरिकन बोलवर्म भी कहा जाता है, अमेरिकन बोलवर्म भी कहा जाता है। ठीक है, ये जब फलियां बनती तो उसमें क्या करता है, ये फल छेद करके घुस जाता है और अंदर अंदर खाता रहता है, ऊपर से जो है अपना एक्सक्रीटा छोड़ करके बंद कर देता है। ये बहुत खतरनाक कीट है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गन्ने के गुच्छानुमा शीर्ष आकार किस कीट के आक्रमण से विकसित होता है? गन्ने का जो गुच्छानुमा शीर्ष है, सूट बोरर या इसी को टॉप बोरर भी कहा जाता है। तो आइए देखिए, ऑप्शन नंबर ए है गन्ने का तना बेधक, गन्ने का मूल जड़ बेधक, गन्ने का शीर्ष बेधक, ऑप्शन डी है बुली एफिड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गन्ने का शीर्ष बेधक, इसी को टॉप बोरर या सूट बोरर, टॉप शीर्ष मतलब टॉप बोरर की बात हो रही है, टॉप बोरर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आम का कौन सा कीट संगरोध मतलब क्वारंटाइन महत्व का है? आम का कौन सा कीट संगरोध या क्वारंटाइन महत्व का है? ऑप्शन ए है मीलीबग, ऑप्शन डी है पत्थरघुन, आम का फुदका और आम की फल मक्खी। इसका सही जवाब हो जाएगा आम की फल मक्खी। आप जानते हैं मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, एनाकार्डियेसिस की फैमिली है। इसका जो मीलीबग बहुत खतरनाक होता है, मीलीबग जमीन में अंडे देते हैं, फिर उसके बाद जो है तना से चढ़ करके ऊपर चला जाता है और फसल को नुकसान पहुंचाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नोजल एक हिस्सा है, नोजल एक हिस्सा है किसका? ऑप्शन ए हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का, ऑप्शन बी साइनो गैस पंप का, ऑप्शन सी रोटरी डस्टर का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नोजल जो लगा होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर का। और रोटरी क्या होता है, ये जो डस्ट जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड जो दवाएं होती हैं डस्ट के रूप में, उसमें एक झटके के साथ कंप्रेस करके निकलता है और पूरा छिड़का दिया जाता है। तो ये रोटरी वाले काम होता है। तो नोजल इसमें नहीं लगा होता, इसका मुंह काफ़ी बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं, कीट नियंत्रण के आधुनिक प्रयास हैं। नंबर ए जैविक नियंत्रण, ऑप्शन ए है जैविक नियंत्रण, ऑप्शन बी है रासायनिक नियंत्रण, ऑप्शन सी है IPM एकीकृत पीड़क मैनेजमेंट, इसी को कहते हैं IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, और ऑप्शन डी है यांत्रिक नियंत्रण। वैसे जो है कीटों का नियंत्रण तो इन चारों विधियों से होता है, लेकिन यहाँ बात किया है, पूछा है आधुनिक मॉडर्न का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी IPM जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, पैडल पंप स्प्रेयर कितनी ऊंचाई तक छिड़काव कर सकता है? जो पैडल पंप है, ये लगभग आजकल जो बाग वाले जो फल वाले पौधे होते हैं, जो मतलब इनके बाग के रूप में लगाया जाता है, उनमें जो दवाओं का छिड़काव किया जाता है, पेस्टिसाइड जो है इंसेक्टिसाइड दवाओं को उसमें प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका कौन सा मतलब पूछा कितनी ऊंचाई तक आप छिड़काव कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 15 फीट, 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 फीट, सही जवाब हो जाएगा 20 फीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फसल चक्र क्रॉप रोटेशन सलाह दी जाती है, क्रॉप रोटेशन कब किया जाता है? हवा जनित रोगों के लिए, जैसे जो एयरबोर्न डिजीज है उनसे बचाने के लिए, ऑप्शन बी है बीज जनित रोगों के लिए, सीड बोर्न डिजीज जो जिनके स्पोर जो है बीजों में छिपे रहते हैं उनसे बचाने के लिए, या फिर एफिड जनित रोगों को बचाने के लिए, ऑप्शन डी है मृदा जनित रोगों के लिए। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है जब फसलें बदल बदल कर बोई जाए किसी क्षेत्र में, आज आपकी बार इस साल कोई अगली फसल तो अगली बार कोई अगली फसल, जैसे अगर आपकी बार जो है कि सीरियल क्रॉप ले रहे हैं तो अगली बार जो है लेग्यूम क्रॉप ले लें, या फिर कोई रूट वाली क्रॉप ले लें, तो उसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। फसलों को अदल बदल करके बोना फसल चक्र कहलाता है। तो इसमें सबसे अच्छी बात इसका है कि मृदा जनित रोगों के लिए, जो सीड बोर्न डिजीज होते हैं उनसे बचने के लिए ये किया जाता है। कई लाभ होते हैं, लेकिन इसमें से ये वाला ऑप्शन से होगा। 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सर्वप्रथम किस अंतः प्रभावी कवकनाशी का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है बीटावैक्स, यहाँ बाइटावैक्स लिखा, बाइटावैक्स, ऑप्शन बी है डाइथिन M45, ऑप्शन सी है डाइथिन Z78, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटावैक्स का प्रयोग कवकनाशी के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बीटावैक्स अंतः प्रभावी बीटावैक्स जो है डाइथिन Z78 जो है, इसको जीनेब
के नाम से जाना जाता है। और डाइथेन M45 जो है इसी को मैंगोजेब भी कहा जाता है। जो डाइथेन M45 है इसी को हम लोग इंडोफिल M45 भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीटाबैक्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है? सीड बोर्न डिजीज है। ऑप्शन ए धान पैडी, ऑप्शन बी दलहनी जो लेग्यूम क्रॉप है, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी सरसों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो करनाल बंट है, करनाल बंट जो है इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। आप जानते हैं करनाल बंट जो है गेहूं का सबसे खतरनाक फंगस से होने वाला रोग है। करनाल बंट में जो है करनाल बंट गेहूं में लगने वाला एक रोग है और इसको खोजा था मित्रा ने देखा था। किसने देखा था? मित्रा ने देखा था। मित्रा ने कब देखा था? 1930 में। कहाँ देखा था? हरियाणा जो है करनाल हरियाणा में। तो करनाल हरियाणा में देखा था। तो इसी करनाल में देखने के कारण इसका नाम है करनाल बंट हो गया। इसमें क्या होता है? एक फंगस से होने वाला रोग है। इसका जो पैथोजन है निमोसिया इंडिका या टिलेंटिया इंडिका है। ये क्या है? सीड बोर्न डिजीज है। इसे गेहूं का कैंसर रोग भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है जो लगभग मतलब जो बाली प्रभावित होती है करनाल बंट से, गेहूं की बाली, उसमें जो दाने होते हैं आधे सड़ जाते हैं और इनमें सड़ने के कारण इसमें मतलब हैं और इसमें जो है ट्राई मिथाइल एमाइन जो पिगमेंट होता है मतलब एक तत्व होता है उसके कारण सड़ी हुई मछली की बदबू जैसी आती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा गेहूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉल्स स्मेट डिजीज झूठा कंडुआ रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गेहूं व्हीट, ऑप्शन बी धान पैडी, ऑप्शन सी है मसूर, ऑप्शन डी है सरसों। तो बताना है फॉल्स स्मेट। इसका सही जवाब हो जाएगा धान। धान में जो है फॉल्स स्मेट ऑफ पैडी जिसे धान का झूठा कंडुआ रोग कहा जाता है। ठीक है, ये फॉल्स स्मेट ऑफ पैडी ये एक फंगस होता है, उसका नाम है क्लेबिसेप्स ओराइजी नामक जो फंगस के कारण ये रोग लगता है धान में। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से कौन सा कीट भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पीला सिरा रोग मतलब एलोवेन मोजक जो है ये होता है भिंडी में, ओकरा में। तो इसका जो वेक्टर बताना है कौन सा है? तो सफ़ेद मक्खी है, ऑप्शन बी माहो, ऑप्शन सी टिड्डा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मतलब व्हाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम बेमेसिया टेबेसाई है। ठीक है, बेमेसिया टेबेसाई। इसमें क्या होता है जो पत्तियां होती हैं भिंडी की जो पत्तियां होती हैं ओकरा की जो पत्तियां होती हैं नसें होती हैं वो पीली हो जाती हैं, बाकी और पत्तियां सब हरी रहती हैं। और पत्तियां इसे सिकुड़ करके मतलब कप शेप बना लेते हैं, जैसे कटोरा साइज में इसे कप शेप में बना प्याले नुमा बन जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 20 का है संकर धान हाइब्रिड राइस की 1 हेक्टेयर धान में रोपाई के लिए नर्सरी में बीज की दर क्या होगी? तो बताना है बीज की दर, धान का जो हाइब्रिड सीड रेट बताना है। तो हाइब्रिड सीड रेट में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 20 से 42 किलोग्राम, 30 से 32 किलोग्राम, 25 से 27 किलोग्राम और 18 से 20 किलोग्राम। अगर हम बात करें धान में सीड रेट की बात करें तो इसमें होता है एक ब्रॉडकास्टिंग होता है और एक डायरेक्ट सोइंग होता है और एक होता है अपलाइन कल्टीवेशन। ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट सोइंग, अपलाइन कल्टीवेशन, इसमें लगता है धान में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर। तो 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। अगर हम बात करें सीड ड्रिल की बात करें तो इसमें क्या होता है लगभग 60 किलोग्राम, सीड ड्रिल में 60 किलोग्राम बीज लगता है प्रति हेक्टेयर की दर से। अब बात करें हम बासमती चावल की, जो बासमती चावल है, बासमती राइस जो बासमती धान है उसकी अगर हम सीड रेट की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम सीड लगता है प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम। अगर हम डेपोग मेथड की बात करें, डेपोग जो है डेपोग विधि से तो 1.3 से लेकर के 3 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बात करें हाइब्रिड की बात करें
तो हाइब्रिड में 15 किलोग्राम जो हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड में वो 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर से, लेकिन यहाँ 15 किलोग्राम तो दिया नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो 15 जो है ऑप्शन डी, मतलब 18 से 20 के ही के आसपास है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। नींबू के खरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर दिखाई देते हैं? नींबू का खरा रोग, खरा रोग का मतलब है इसी को कैंकर रोग भी कहा जाता है। इसको साइट्रस कैंकर खरा रोग के नाम से जाना जाता है। तो इसके सिम्टम्स कहाँ दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए है पत्तियों पर, ऑप्शन बी है फलों पर, ऑप्शन सी है शाखाओं पर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी पर। अगर देखा जाए तो पत्तियों पर भी आते हैं और फलों पर भी आते हैं, शाखाओं पर भी आते हैं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी है खरा रोग, साइट्रस कैंकर। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो पैथोजन इसका है जेंथोमोनास आक्जेनोपोडिस, जो जेंथोमोनास आक्जेनोपोडिस या फिर जेंथोमोनास ट्रिटिसाई नामक बैक्टीरिया का कारण होता है। इसमें जो बैक्टर होता है वो है साइट्रस लीफ माइनर, छोटे छोटे होते हैं, साइट्रस लीफ माइनर होते हैं, और ये बैक्टर का काम करते हैं, रोग को फैलाते हैं, जो बैक्टीरिया इसको फैलाते हैं। साइट्रस लीफ माइनर का वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्नेस्टिस सिट्रेला, फाइलोक्नेस्टिस सिट्रेला, जो साइट्रस लीफ माइनर उसका वैज्ञानिक नाम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 1943 में, सन 1943 में बंगाल दुर्भिक्षी का कारण था। 1943 की बात हो रही। ऑप्शन ए है धान का सहसा भारी रोग, ऑप्शन बी है धान का पर्वद्वंद रोग अंगमारी रोग, ऑप्शन डी है सी है धान का भूरा धब्बा रोग, ऑप्शन डी है धान का झूठा कंडुआ रोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का भूरा धब्बा रोग, ब्राउन लीफ स्पॉट, ब्राउन लीफ स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 22, ब्राउन लीफ स्पॉट जो है बहुत खतरनाक कीट है। इसे बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है। 1943 में आया था। यह क्या है? फंगस से होने वाला रोग है। हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस के कारण आया था ये ब्राउन लीफ स्पॉट जो है, धान का भूरा धब्बा रोग। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको ड्रक्सलेरा ओराइजी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ड्रक्सलेरा ओराइजी या फिर कॉकलियोबोनस मियाबिनस, कॉकलियोबोलस मियाबिनस के नाम से भी जाना जाता है इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से कौन सा अंतः बीजोड़ रोग है? निम्न में से कौन सा अंतः बीजोड़ इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है? तो ऑप्शन ए है जौ का अनावृत कंड, ऑप्शन बी है गेहूं का अनावृत कंड, ऑप्शन सी है ज्वार का अनावृत कंड, ऑप्शन डी है बाजरे का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं का अनावृत कंड या अनावृत कंडवा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा बी, गेहूं का अनावृत कंड। इसी को मतलब इंग्लिश में लूज स्मेट ऑफ हीट कहा जाता है। यह फंगस से लगने वाला रोग है। जो फंगस इसका है आस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई, आस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसाई इंटरनली सीड बोर्न डिजीज होता है यह। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्न में से कौन सा धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? तो खैरा रोग के बारे में बात कर रहा है तो ऑप्शन ए है डॉक्टर YL नेने, ऑप्शन बी है डॉक्टर KC मेहता, ऑप्शन सी है डॉक्टर RS सिंह, डॉक्टर DN मुखोपाध्याय। तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर YL नेने। सब लोग जानते हैं YL नेने को। YL नेने जो है 1966 ईस्वी में किया था, 1966 ईस्वी में किया था। ये उत्तराखंड जो पंतनगर है वहाँ पर ये इन्होंने इसका बताया था, YL नेने। आइए देखते हैं। अगर जैसे जो खैरा रोग होता है ये जिंक की कमी से होता है। अगर अपने खेतों में खैरा रोग से बचाना है अपने धान की फसल को तो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। 5 किलोग्राम ZnSO4 जिंक सल्फेट को मिला देना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी बरेली में। तो
IVRI, लोग IIVR और IVRI में कंफ्यूज जाते हैं। IVRI ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में है, मतलब ऑप्शन डी सही है। भरतपुर में आप जानते हैं DRMR मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रेपसीड जो है ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। मथुरा में आप जानते हैं यहाँ पर जो बकरी अनुसंधान वाला है जो मखदूम मथुरा में है, और पटना में ICAR के हैं कुछ इंस्टीट्यूट हैं। तो 25 का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा भूक्षरण सॉयल इरोजन भूक्षरण या मृदा क्षरण को प्रभावित नहीं करता? यहाँ नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन ए है क्लाइमेट जलवायु, ऑप्शन बी है वेजिटेशन वनस्पतियाँ, ऑप्शन सी है सौर्य, ऑप्शन डी है टोपोग्राफी स्थलाकृति। तो लगभग ये क्लाइमेट भी प्रभावित करता है, वेजिटेशन भी प्रभावित करता है, टोपोग्राफी भी स्थलाकृति भी प्रभावित करता है, लेकिन ये सौर्य जो है मृदा क्षरण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 था, आइए देखते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन आकलन है। सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन आकलन है। ऑप्शन ए लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर की छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है, और प्रारंभिक काल में ज़्यादा छीजन। ऑप्शन सी है अंतिम काल में घटता छीजन। ऑप्शन डी है लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान छीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक इंजन में यदि ईंधन मितव्ययिता अभिष्ट है तो आवश्यक है। ऑप्शन ए ईंधन ऑप्शन ए हो जाएगा ईंधन, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन का अधिक ईंधन, ऑप्शन सी ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का अधिक, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 28 हो गया, क्वेश्चन नंबर 29 का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न है सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है किसमें? ऑप्शन ए है ऊंची नीची भूमि के लिए, ऑप्शन बी है अच्छी समतल भूमि के लिए, ऑप्शन सी है भारी भूमि के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त भूमि के लिए। अगर स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऊंची नीची भूमि के लिए पानी देने में आसानी रहती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हल के आकार की इकाई होती है ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी ज्वाइंटर, ऑप्शन डी है टन। इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। धान भंडारण स्टोरेज ऑफ पैडी के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी मॉइस्चर परसेंटेज नमी प्रतिशत मात्रा क्या है? ऑप्शन ए 6%, 8%, 12%, 16%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12%। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। इनमें से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है? कंबाइन जो बड़ी वाली मशीन आती है धान गेहूँ काटने, वही कंबाइन। तो इसमें क्या ऑप्शन ए है कटाई, ऑप्शन बी है मड़ाई, ऑप्शन सी है सेपरेटिंग, ऑप्शन डी है सुखाना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुखाना, क्योंकि जो कंबाइन मशीन है फसलों को काटती है, मतलब गेहूँ या जो धान है काटती भी है, और मड़ाई थ्रेसिंग भी करती है, सेपरेटिंग मतलब अलग कर देती है गेहूं और भूसा को अलग अलग कर देती है, लेकिन सुखाती नहीं है। गेहूं में अगर आपकी नमी है तो सुखाती नहीं है, धान को सुखाती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा डी सुखाना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जो है आइसक्रीम में दुग्ध वसा मिल्क फैट का कितना प्रतिशत होता है? लगभग प्रतिशत बताना है, मिल्क फैट प्रतिशत बताना है आइसक्रीम में। तो ऑप्शन ए 8%, ऑप्शन बी 12%, सी 16%, डी 20%। इसका सही जवाब हो जाएगा आइसक्रीम में मिल्क फैट जो होती है 12% होती है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी सही आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो बर्बरी नस्ल जो बर्बरी ब्रीड है वो किसकी है? ऑप्शन ए बकरी की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी भैंस की, ऑप्शन डी भेड़ की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बकरी की नस्ल है। बर्बरी जो है बकरी की नस्ल है। बकरी की और नस्लें हैं जैसे सुरती है, बर्बरी है, बीटल है, जमुनापारी है, जखराना है, सानेन है। ये सब क्या है? बकरी की
नस्लें हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। असील एक नस्ल है। बत्तख की असील जो है नस्ल है, किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए है बत्तख की या फिर टर्की की, और देखिए ऑप्शन सी है मुर्गी की, ऑप्शन डी है गिनी फाउल्स की। तो जो असील है, असील जो है ये किसकी है? मुर्गी की नस्ल है। इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्गी की नस्ल है। ये असील जो है लड़ाकू लड़ाकू जो मुर्गियाँ होती हैं जो लड़ाई जाती हैं उनका है ये नस्ल है असील। जो मुर्गा प्रतियोगिता होती है तो मुर्गे जो लड़ते हैं वो असील, ठीक है, फाइटिंग फाइटिंग के नाम से जाना जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर। लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर ये किसकी नस्ल, मतलब लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर ये किसकी नस्ल है? बकरी की है, बकरी की है, भेड़ की है, बत्तख की है या फिर सूकर की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूकर, मतलब सुअर की नस्ल है। इसके सुअर की जो नस्ल है लार्ज व्हाइट यॉर्क शायर। और भी सारी नस्लें, हैम्पशायर है, टेनबर्ग है, टेनिबो है, घुंघरू है, तो सस स्क्रोफा डोमेस्टिकस इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है सुअर का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या है? ऑप्शन ए है मादा द्वारा बच्चे देने के प्रथम बार निकाला गया दूध, ऑप्शन बी है संघनित दूध, ऑप्शन सी है वाष्पीकृत दूध, ऑप्शन डी है बिना जमा हुआ दूध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा द्वारा बच्चा देने के प्रथम बार जो निकाला गया गाढ़ा पीला दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह जो बछड़ा होता है उनमें एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 400 किलोग्राम वाली भैंस जो प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है उसको कितने राशन की प्रतिदिन आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है 3.5 किलोग्राम, ऑप्शन बी 4.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम और है 6.5 किलोग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3.3 किलोग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होगी इसको राशन की। तो माना जाता है, माना नहीं सही है, कि अगर 3 लीटर दूध दे रही तो 3 लीटर दूध पर 1 लीटर 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम जो है राशन की आवश्यकता होती है। ड्राई मैटर जो है 1 किलोग्राम, तो 10 लीटर दूध दे रही है तो इस हिसाब से लगभग आपका हो जाएगा 3.5 किलोग्राम राशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 5.5, मतलब 5.5, ऑप्शन बी है 6.7, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 8.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.7। पीएच वैल्यू जो है सोरेनसन ने दिया था, यह 0 से लेकर के 14 तक होता है, इसमें 7 न्यूट्रल होता है। तो लगभग दूध ताजे जो दूध होते हैं उसका पीएच मान न्यूट्रल के आसपास होता है, स्लाइटली, मतलब पीएच इसका जो है 6.7 से लेकर के 6.9 तक इसका पीएच मान होता है। ताज़ा दूध है। अगर ताजे दूध की हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें, आपेक्षिक आर्द्रता की बात करें, तो जो गाय का दूध होता है उसमें 1.028 होता है। अगर हम भैंस बफेलो मिल्क की बात करें तो 1.035 होता है। अगर हम ताजे दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट बात करें, मतलब जो दूध होता है, दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये होता है -0.51 से लेकर मतलब माइनस में 0.57 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 100.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 5 होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादक है? कौन सी नस्ल? तो इसमें ऑप्शन ए है जर्सी, ऑप्शन ए है जर्सी, ऑप्शन ए है जर्सी, ऑप्शन बी है लाल सिंधी, ऑप्शन सी है रेड डेन, ऑप्शन डी है हॉलस्टीन फ्रीजियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉलस्टीन फ्रीजियन, जिसको हम लोग HF के नाम से भी जानते हैं, हॉलस्टीन फ्रीजियन। इसका जो ओरिजिन है, जन्म स्थान है हॉलैंड नीदरलैंड में हुआ है, हॉलैंड नीदरलैंड में हुआ है। और यह जो है सबसे हैवीएस्ट ब्रीड इन द वर्ल्ड, मतलब जो काऊ जो गाय की जो सबसे भारी नस्ल में आती है हॉलस्टीन फ्रीजियन। और यह लगभग 5000 से 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड देती है, लगभग 5000 से 6000 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। इसके जो मेल होते हैं लगभग 1000 किलोग्राम तक होते हैं। इसका जो मेल होता है
लगभग 1000 kg तक होता है। और अगर फीमेल, ये एवरेज की बात है, अगर एवरेज में बात करें फीमेल की तो लगभग 650 किलोग्राम तक वो भी होते हैं। और होल्स्टीन फ्रीजियन में जो है फैट की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग 3.5% होती है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को देश का पोल्ट्री कैपिटल के नाम से जाना जाता है? तो इस ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में पोल्ट्री की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन भारत में यही होता है, आंध्र प्रदेश में। आप जानते हैं पोल्ट्री मतलब ये मुर्गी की बात हो रही है, तो मतलब अगर पोल्ट्री की बात आएगी तो मुर्गी ही आएगी। लगभग बहुत सारे जो भी पालतू जो बर्ड्स हैं उनमें आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुर्गी ही आती है। मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस, गैलस डोमेस्टिकस होता है। आइए चलिए देखते हैं। मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस, इसकी जो फैमिली होती है, मुर्गी की जो फैमिली होती है वो होती है फैसिनिडी। और मुर्गी में जो क्रोमोजोम नंबर होता है 78 होता है। मुर्गी के जो झुंड होते हैं उनको फ्लोक कहते हैं, और प्रजनन की क्रिया को सर्विस कहते हैं। प्रजनन क्रिया को सर्विस कहते हैं, और बच्चे देने की प्रक्रिया जो मतलब अंडों से जो चूजे बाहर निकलते हैं उस प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इनमें होता है जो खीस कोलेस्ट्रॉल होता है, उन पिलाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी एंटीबॉडी, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो नवजात बछड़े को खीस कोलेस्ट्रॉल क्यों पिलाना चाहिए बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर वो बछड़ा जो खीस पीता है पैदा होने के तुरंत बाद, तो उसको जीवन भर रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडीज कितना होता है, तो ये होता है लगभग नहीं, ये 5.5 से लेकर के 6.8% तक पाया जाता है। और जो कोलेस्ट्रम होता है ये हल्का पीला होता है, तो पीला होता है मतलब येलो कलर होता है, तो वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण ये पीला होता है, कैरोटीन के कारण कोलेस्ट्रम का रंग पीला होता है। और जो है इसमें थोड़ा सा ये एसिडिक होता है, तो एसिडिक उसमें लैक्टिक एसिड होने के कारण वो एसिडिक होता है। इसमें जो लैक्टिक एसिड की मात्रा है 0.2 से 0.4% होती है। और इसका जो पीएच मान अगर बात करें तो दूध के पीएच मान के बराबर कोलेस्ट्रॉल का भी पीएच मान होता है। इसमें क्या है 6.7 से लेकर 6.9 पीएच मान होता है। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.04 से लेकर 1.08% तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -0.6 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें, जो कोलेस्ट्रॉल है इस पर हम कंपोजिशन की बात करें, कोलेस्ट्रॉल में कंपोजिशन की बात करें तो 14 से 15% तक प्रोटीन पाया जाता है। 14 से 15% प्रोटीन है। लैक्टोज की बात करें तो 3 से लेकर के 3.5% आपका लैक्टोज पाया जाता है। अगर हम फैट की बात करें तो फैट बहुत कम होता है, इसमें 3.5 मतलब 3.5% फैट होता है। एक होता है SNF सॉलिड नॉट फैट, ये पाया जाता है 22%। सॉलिड नॉट फैट ये होता है 22%, ये कोलेस्ट्रॉल में पाया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में सहकारिता असफल हो चुका है परंतु इसे सफल होना चाहिए, यह जिस समिति के द्वारा कहा गया उस समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन ए एम खुसरो, ऑप्शन बी है AD गोरवाला, ऑप्शन सी है RJ सरैया, ऑप्शन डी है गॉडगिल, DR गॉडगिल, डी धनुष रामचंद्र गॉडगिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी DR गॉडगिल। ये इन्होंने कहा था भारत में सहकारिता असफल हो चुकी है परंतु इसे सफल होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष, नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए है 1953, 54, 55, 56। 1953, 1954, 1955, 1956। इसका सही जवाब हो जाएगा 1954। पहली बार जो है फसल ऋण योजना जो है
इसी में हुआ था, सन 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो वही फसल ऋण योजना ही राष्ट्रीय कृषि ऋण कोष के नाम से जानी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्वेश्चन नंबर 45, वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वाणिज्यिक जो बैंक है इनका प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 9 जुलाई, ऑप्शन ए 9 जुलाई 1969, ऑप्शन बी है 16 जुलाई 1969, ऑप्शन सी है 19 जुलाई 1969, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1969। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 19 जुलाई 1969। ये क्या है कि जो बैंक थे उस समय 1900 मतलब उस समय जो 50 करोड़ से ज़्यादा जमा राशि वाले बैंक थे, लगभग 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है। भारत में संसाधन कार्य से मूल्य वृद्धि का प्रतिशत है। ये उस समय की बात है जो 2013 में परीक्षा हुआ था, उस समय शायद 3 था, उस समय 3 था, लेकिन अब शायद ये बढ़ करके 9 हो गया है। तो इस समय की बात है, अगर भारत में अगर यह प्रश्न आएगा तो लगभग 9 माना जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। उत्तम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उद्देश्य तय करना, ऑप्शन बी योजना नीति निर्धारित करना, ऑप्शन सी भविष्य कार्यक्रम की प्रक्रिया निर्धारित करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारतवर्ष में फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए है 1981 में, 1985 में, 1987 में, 1992 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। हम जानते हैं जो 1985 की बात है, CIS क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सबसे पहले बनी थी 1985 में, इसकी स्थापना हुई थी। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फसल बीमा योजना जो आगे चल करके ये हो गई NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम बन गई। फिर आगे चल कर 2016 में इसका नाम बदल दिया गया। फिर इसका नाम हो गया PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाने लगा इसको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है लुधियाना में, भोपाल में, करनाल में, नई दिल्ली में। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है इसका सही जवाब हो जाएगा करनाल में। आप जानते हैं करनाल जो है यहीं पर जो है जीन बैंक स्थापित है, गेहूं का जो जीन बैंक है करनाल हरियाणा में। NDRI यहीं पर स्थित है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो है आपका जो है CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है चावल अनुसंधान निदेशालय स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद में, ऑप्शन बी कटक में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चावल अनुसंधान निदेशालय की बात कर रहा है, डायरेक्टरेट की बात कर रहा है। बहुत लोग कटक मार देंगे, कटक नहीं, इसका ऑप्शन सही होगा हैदराबाद। कटक में जो है CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वहाँ पर, लेकिन अब उसका केंद्रीय का नाम बदल करके N हो गया, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। लेकिन यहाँ जो डायरेक्टरेट की बात कर रहा है, निदेशालय की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा हैदराबाद। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।